इसी पार्लियामेंट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बताते हैं कि 144 प्रोजेक्ट इसी फाइनेंशियल ईयर के लेट हो गए। वही बतलाते हैं कि 10,000 से ज़्यादा सीटें हायर एजुकेशन से जुड़ी यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशन में खाली पड़ी है। वही बतलाते हैं कि डॉक्टरों की संख्या बढ़नी चाहिए थी लेकिन हम बढ़ा नहीं पाए। वही बतलाते हैं कि बैंकों का निजीकरण ही एकमात्र उपाय बचा है। वही बताते हैं कि कंगाल होती आर्थिक परिस्थिति में देश के सामने सिवाय टैक्स पेयर के पैसे के अलावे कुछ भी नहीं है। तो क्या राजनीतिक व्यवस्था को बदलने का वक्त आ गया है? क्या इस मौजूदा वक्त की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है, क्या उनको नए सिरे से सोचना होगा, या फिर उनके अपने सरोकार अगर इस देश के लोगों के साथ नहीं जुड़े हैं तो फिर वह पार्लियामेंट की भाषा चाहे आए बाएं साएं कुछ भी बोलते चले जाएं, उससे जनता जब सुनती नहीं और जनता ने अनदेखा कर दिया है, लेकिन पूरा कानूनी तंत्र और ब्यूरोक्रेसी जब उसी पर चलती है तो इसका मतलब है कि यह दुनिया बिल्कुल अलग है। दोस्तों नमस्कार। हरी घास है, शानदार जगह है, एक तरफ पीछे में पार्लियामेंट है, दूसरी तरफ नॉर्थ और साउथ ब्लॉक है। यानी भारत की नीतियां यहीं से बनती है। कानून की शक्ल में पार्लियामेंट में बहस के बाद यहीं से निकलकर समूचे देश में वो छा जाती है। लेकिन इस दौर में पार्लियामेंट के भीतर कई बार मुद्दे शिक्षा को लेकर उठे, हेल्थ सिस्टम को लेकर उठे, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर उठे, भारत के बैंकों को लेकर और उसके कंगालीपन की परिस्थितियों को लेकर भी उठे, एनपीए को लेकर उठे, रिजर्व बैंक की नीतियों को लेकर उठे, बेरोजगारी का सवाल भी इस पार्लियामेंट में बार बार गूंजा है। हमें लगता है जब पार्लियामेंट आपके ठीक पीछे हो, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक की मौजूदगी हो, नौकरशाहों की एक पूरी टीम हो और देश के टैक्स पेयर का पैसा इन पर बाखूबी खर्च किया जाता हो, तो क्यों नहीं इसी पार्लियामेंट की उन बहसों को आज आपके सामने रख दे, जिसके बाद हो सकता है आपके जहन में यह सवाल उठे, क्या वाकई यही राजनीतिक सिस्टम है? क्या यही राजनीतिक व्यवस्था है जिसको लेकर हम दूरस्थ इलाकों में बैठे होते और मशक्कत करते हैं कि काश पार्लियामेंट में एक आवाज हमारी भी तो सुनाई दे जाए? क्या वाकई नौकरशाह जो इस नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में बैठते हैं उनके कोई सरोकार आपके साथ जुड़े हुए हैं? इस दौर में जो कानून की शक्ल में या जानकारी के तौर पर देश के सामने इसी संसद से रखे गए, क्या वाकई उसके सरोकार इस देश की जनता से हैं, या कोई माथे पर शिकन भी इस देश के सत्ताधारियों के जहन में और माथे पर रेंगती है? आज ये सवाल इसलिए क्योंकि हमने बार बार देखा है जिन बातों का जिक्र चुनावी रैलियों से लेकर पार्लियामेंट के भीतर कहा जाता है, और जो सच भी बतलाया जाता है उस सच को लेकर भी सत्ता हो या विपक्ष उसके माथे पर शिकन नहीं आती है। वह शिकन को मिटाकर उस सच को जानकर फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ जाता है। इसी सत्र में, इसी पार्लियामेंट के भीतर जो सवाल उठे, हमें लगता है आज उसे जानना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि इस दौर में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर अलग अलग चुनावी रैलियों में या चुनावी भाषणों में और पार्लियामेंट के भीतर भी बार बार जिक्र किया गया। लेकिन एक सवाल पार्लियामेंट के भीतर भी पूछा गया, क्या वाकई इस देश में कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लेट नहीं होता है? मंत्री का जवाब था लेट तो होता है और उससे घाटा भी होता है। तब पूछा गया कितने प्रोजेक्ट हैं ऐसे जो लटके पड़े हैं? जो सरकार की तरफ से जवाब आया, राव इंद्रजीत सिंह सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने राज्यसभा में इसकी जानकारी दी कि दरअसल 144 सेंट्रल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इस फाइनेंशियल ईयर में यानी 2022 में लेट चल रहे हैं, विलंब से चल रहे हैं। आप कहेंगे इससे क्या असर पड़ता है? पहला असर तो इससे यह पड़ता है कि जो राशि तय की जाती है बजट के जरिए इन इंफ्रास्ट्रक्चर पे ये दिया जाएगा, उस राशि में बढ़ोतरी हो जाती है। इसकी भी जानकारी पार्लियामेंट के भीतर दी गई। कहा गया कि जो एस्टिमेटेड था वो तकरीबन 1,67,494 करोड़ का था, लेकिन अब जब उसको आगे बढ़ाएंगे तो उसमें तकरीबन 1,83,000 करोड़ रुपया खर्च होगा। यानी एक झटके में 15,000 करोड़ रुपए एक फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ 144 इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बढ़ गए। विपक्ष ने सवाल किया, सत्ता ने जवाब दिया। क्या असर पड़ता है? क्योंकि हर दौर में, हर रैलियों में प्रधानमंत्री चाहे उत्तर प्रदेश जाएं, चाहे उत्तराखंड जाएं, चाहे मध्य प्रदेश जाएं, चाहे बंगाल का जिक्र हो, गोवा का जिक्र हो, पंजाब का जिक्र हो, प्रोजेक्ट्स का ऐलान वो लगातार करते चले जाते हैं और उसका खर्चा अपने तौर पर बताते चले जाते हैं। लेकिन क्या फर्क पड़ता है? फर्क इस पार्लियामेंट का भी क्या पड़ता है? जानकारी आ गई, सूचना आ गई, उसके बाद
इसका अगला सवाल यह है, क्या वाकई इस दौर में बैंकिंग सेवा को लेकर कोई सवाल उठा है? वह भी उठा है और बरस दर बरस इसी पार्लियामेंट में आंकड़े दिए गए। अब आप सोचिए, ये सच छुपा नहीं है, जो परिस्थितियां हैं वह भी सामने है। हमें लगा कि आज पार्लियामेंट के डॉक्यूमेंट ही आपके सामने रखे जाएं और इस नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में, जहां पर नॉर्थ ब्लॉक में फाइनेंस मिनिस्ट्री काम करती है, उसके जहन में भी तो ये सारे सवाल होंगे और तमाम डॉक्यूमेंट्स होंगे। वहां पर भी इस बात का जिक्र होना चाहिए, क्या इसी काल में बैंकों की कंगाली आगे बढ़ रही है? क्या इसी दौर में परिस्थितियां इतनी नाजुक हो चली है जिन परिस्थितियों को लेकर आरबीआई को चिंता व्यक्त करनी चाहिए? यकीनन करनी चाहिए, लेकिन फिर की क्यों नहीं जाती है, यह भी एक सवाल है। लेकिन जो डाटा पार्लियामेंट के भीतर रखा गया, वो डाटा इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि ध्यान दीजिए, जब हम मनमोहन सिंह के दौर को देखते हैं, मौजूदा वक्त में मोदी काल को देखते हैं, तो हमने उसका भी एक एनालिसिस निकाला और यह चर्चा इसी पार्लियामेंट में हुई। ये आंकड़े फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास पड़े हैं। 2008 से 2014 तक, यानी मनमोहन सिंह के जाने तक, इन 6 बरस में जो बैंकों को प्रॉफिट हो रहा था वह 3,21,000 करोड़ का प्रॉफिट था। इस दौर में जो एनपीए बैंकों पर बढ़ रहा था वह 2,30,000 का था। अब इसका अगला सवाल है कि 2014 के बाद क्या स्थिति बदली? पहला बरस जो प्राइम मिनिस्टर का था, उसमें प्राइम मिनिस्टर और सरकार ने अपनी पीठ खूब ठोकी, क्योंकि 2014-15 का सरकार का आंकड़ा बताता है उस बरस प्रॉफिट लगभग 37,540 करोड़ का था। यह भी ठीक है। और जो एनपीए था वो तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपया बढ़ गया। लेकिन 2015 से 2019-20 तक बैंक धीरे धीरे लॉस में चले गए और लॉस की तादाद इन 5 बरस के भीतर में 2,07,374 करोड़ तक आ गई। 2015 से 2019 तक एनपीए सिर्फ इसी दौर में 10,20,577 करोड़ तक पहुंच गया। अब यहां सवाल है कि पार्लियामेंट में जब यह सवाल उठ गया तो क्या इस पे आरबीआई ने कोई चिंता व्यक्त की? क्या जो बैंकिंग को परिस्थितियों को निजीकरण के साथ जोड़ने की स्थितियां सरकार पैदा कर रही है, क्या उसके लिए कहीं बैंकों के घाटे को दिखाया तो नहीं जाता है? ऐसी कौन सी पॉलिसी है जो 2008 से लेकर 2014 तक प्रॉफिट देते रहती है और उसके बाद ये घाटे में चली जाती है? एनपीए 2,30,000 से बढ़कर इस दौर में पहुंच जाता है लगभग 12,80,000 करोड़ तक। ऐसी कौन सी पॉलिसी है? कोई नई पॉलिसी नहीं है, ब्यूरोक्रेट वही है, यही नॉर्थ ब्लॉक है, यही फाइनेंस मिनिस्ट्री है, यही पार्लियामेंट है पीछे, यहीं पर सारी चर्चा होती है। इन चर्चाओं को जानने के बाद पार्लियामेंट्रीज क्या करते हैं? यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि विपक्ष अपने तरीके से, अलग अलग तरीके से बतलाता है सरकार देश बेच रही है, इस बात की जानकारी देता है बैंक कंगाल हो चले हैं, इस देश की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर चुकी है। चलिए इन बातों को भी मान लिया जाए तो संसद की मौजूदगी, संसद का एहसास हम किस रूप में करें? और इसी जगह पर वह भी ब्यूरोक्रेट्स हैं जो मनमोहन सिंह काल के थे। कुछ ब्यूरोक्रेट्स तो ऐसे हैं जो अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में थे, वह भी अभी मौजूद हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। तो क्या इस दौर में सरकार की पॉलिसी फेल है, या फिर इस दौर के भीतर में 2 बड़े सवाल अचानक निकल कर आ गए हैं? अर्थव्यवस्था अगर डामाडोल होगी तो एजुकेशन का क्षेत्र हो, हेल्थ का क्षेत्र हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, लोगों की रोजी रोटी से जुड़ी हुई रोजगार का संकट हो, ये सारे संकट अगर पनपेंगे तो क्या विपक्ष इस पार्लियामेंट और नौकरशाही की उपयोगिता इसी रूप में देखता है कि उसके पास ये मुद्दे खिसक के आ रहे हैं? हो सकता है। इससे इनकार इसलिए नहीं है क्योंकि सरकार के 2015 के बाद की आर्थिक परिस्थितियों को अगर आप देखिएगा और इस पार्लियामेंट के सामने खड़े होकर परखना शुरू कीजिएगा तो आपके सामने एक सवाल तो तुरंत आएगा। भारत के भीतर में कॉरपोरेट की पूंजी जिस तेजी से बढ़ी है, उस तेजी से इस देश की जीडीपी नहीं बढ़ी है। यानी कॉरपोरेट का नेटवर्थ लगातार बढ़ रहा है, लेकिन देश की जीडीपी में ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, वो नेगेटिव में है। चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, चाहे वो इंडस्ट्री सेक्टर हो, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो। और एग्रीकल्चर जो कि स्टेट के हिस्से में आता है, सेंटर के हिस्से में नहीं आता है, वहां पर एग्रीकल्चर और किसानों ने उसकी जीडीपी में अपनी योगदान और उसकी विकास दर को लगातार बढ़ाए रखा है। पहला सवाल तो यही है, क्या इस पार्लियामेंट में औपचारिक तौर पर सवाल रखे जाते हैं, औपचारिक तौर पर जवाब दे दिया जाता है, अगले दिन फिर पार्लियामेंट सजती है और फिर सवाल रखे जाते हैं, फिर जवाब दे दिए जाते हैं?
उन सवाल और जवाब को तैयार करने के लिए इसी नॉर्थ ब्लॉक के भीतर में फाइनेंस मिनिस्ट्री उसी रूप में काम करती है, यकीनन इसी रूप में काम करती है। अगला सवाल यह है, तो क्या क्रिएटिविटी इस दौर में सिर्फ राजनीतिक सत्ता के अनुकूल पॉलिसीज को बनाने को लेकर है? ये सवाल इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो चला है क्योंकि पार्लियामेंट कोई में चले या ना चले, इसको लेकर लगातार बहस होती है। पार्लियामेंट डिस्टर्ब हो जाए तो सरकार कहती है कि टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। हम आपके सामने कुछ डाटा रखना चाहते हैं जो इस पार्लियामेंट में उठे हैं। नौकरशाही के सामने वो डाटा गए हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी कोई चिंता क्यों नहीं होती है? इसलिए क्योंकि 2015 के बाद से 2021 की प्रक्रिया में जब हम पहुंचते हैं तो हमें जानकारी मिलती है इस देश की जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, जो IIT है, जो IIM है, उसमें तकरीबन 9000 से ज़्यादा पद खाली पड़े हैं। हायर एजुकेशन को लेकर भारत के भीतर से बाहर लोगों का जाना लगातार बढ़ गया है। इस दौर में रोजगार, जो हर बरस 2 करोड़ लोग रोजगार के लिए सड़क पर आ जाते हैं, उसकी तादाद जो है वो तकरीबन 20 लाख से आगे नहीं बढ़ पाई है। यानी 1 करोड़ 80 लाख, इतनी बड़ी तादाद में बेरोजगारी इस देश के साथ जुड़ी हुई है। तो आपके पास क्या उपाय बचेगा? अगर ये सारे सवाल इसी पार्लियामेंट में उठते हैं, अगर इन सवालों का जवाब नौकरशाही के सामने जाता है, तो क्या भारत की राजनीति में जो कानून बनाने की प्रक्रिया है, उस कानून को बनाने की स्थितियों से सत्ता और सरकार ने मुंह मोड़ लिया है? हम इस सवाल का जवाब आज इसलिए भी चाहते हैं क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हमारे यहाँ जो बेसिक सिस्टम है, उस सिस्टम को लेकर एक बजट तय किया जाता है, उसके जरिए इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाता है। और पहले भी कहा जाता था कि लटकाव की नीति है, वो कैसे उसकी उम्र और बढ़ती चली जाए, इन बात को नीति है। हमने इसमें 6 क्षेत्रों को चुना और 6 क्षेत्रों को लेकर जो पॉलिसी बैंकिंग से हो, एजुकेशन से हो, हेल्थ से हो, असमानता से ले हो, गरीबी से हो, भूख से हो, रोजगार से हो, उनको जोड़कर 2015-16 में इस पार्लियामेंट के भीतर जो सवाल उठे, वह सवालों की संख्या जो 6-7 एस्पेक्ट्स हमने बताए हैं, आपको जानकर हैरत होगी 2015-16 में उससे जुड़े हुए 112 सवाल इसी पार्लियामेंट में किए गए। और इस बात की जानकारी दी गई कि मनमोहन सिंह के दौर में जो पॉलिसीज चली आ रही थी, उससे इस देश में ये सारे सेक्टर्स कैसे डिरेल्ड थे। लेकिन 2020-21 में जब उसी बातों का अध्ययन आप अभी करते हैं, यानी 5 से 6 साल बाद करते हैं, तो आपको जानकारी में मिलता है कि उस समय की जो परिस्थितियां थी उसमें तकरीबन 22 से 23% का इजाफा हो गया। यानी किसी भी सेक्टर में और स्थिति नाजुक होती चली गई और नेगेटिव एस्पेक्ट में चीजें इस दौर में ही चली गई। तो आपके पास क्या रास्ता होगा? तब आप कहेंगे इस पार्लियामेंट का क्या महत्व है, जब आप कह रहे हैं कि इतने सारे सवाल तो 2015-16 में भी उठे थे और 2020-21 में भी उठ रहे हैं। यकीनन सवाल सबसे बड़ा यह है कि पार्लियामेंट के भीतर सांसदों का लाउड होना, चिल्लाना, यह हम लगातार सुनते रहे हैं, देखते रहे हैं। सत्ता द्वारा भी अपनी बातों को रखने के तरीके, चाहे वो मेन स्ट्रीम का मीडिया हो, चाहे उनके अपने इंफॉर्मेशन यूनिट्स हो, अगर उसको भी देखिए तो हर कोई सरकार के पक्ष में सारी दलीलों को पेश करता है। विपक्ष उसकी परिस्थितियों को सामने अपने मुद्दे के आसरे उठाता है। लेकिन क्या किसी ने भी सोचा कि 2015-16 में जो नीतियां बन रही थी और 2020-21 में जब वो नीतियां बनाई जा रही है, उसको एक बार रिवाइव कर लें, पन्नों को पलट लें? क्या किसी ने सोचा कि इसी पार्लियामेंट के भीतर जो सवाल उठ रहे थे 2015-16 में, और सरकार अपनी पीठ ये कहकर ठोक रही थी कि मनमोहन सिंह के काल में इसी सेक्टर में ये क्राइसिस है, लेकिन अब आज की तारीख में अगर उससे बुरी स्थिति आ चुकी है तो फिर आपके पास रास्ता क्या बचेगा? शायद इसकी उपयोगिता यह है कि यह बहुत शानदार जगह है। शायद इसकी उपयोगिता यह है कि आने वाले वक्त में आप एक नया पार्लियामेंट देखेंगे सेंट्रल विस्टा के जरिए। शायद इसकी उपयोगिता यह है कि यह बिल्डिंग अंग्रेजों के दौर की है। शायद इसकी उपयोगिता यह है कि जो भी नीतियां आज़ादी के बाद से इस देश में बनी और लागू हुई, वह इसी नॉर्थ और साउथ ब्लॉक से निकली है। शायद इसकी उपलब्धि यही है कि उनकी सुनवाई इसी पार्लियामेंट में हुई है। लेकिन अगर एक ही बातों का दोहराव लगातार हो रहा है, अगर उन्हीं बातों को लेकर सरकार के पास कोई अपने नियम कायदे उस दिशा में नहीं जाते हैं जहां पर वह इस देश की जनता के अनुकूल
उन नीतियों को लागू कराने की दिशा में बढ़ जाए, तो फिर इन सरकारी डॉक्यूमेंट्स का क्या मतलब है, या पार्लियामेंट में उठने वाले सवालों का क्या मतलब है। हमें लगता है यहीं से भारत की राजनीति पर चर्चा करने की अब जरूरत आन पड़ी है। भारत की राजनीतिक व्यवस्था के सरोकार इस देश में जनता के साथ सिर्फ चुनाव के वक्त होते हैं। चुनाव के साथ उनका जुड़ाव चुनाव जीतने को लेकर होता है। चुनाव जीतने के लिए जो महत्वपूर्ण एस्पेक्ट्स होते हैं उसमें धनबल की सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। उस इलाके में जाति समीकरण उसके बाद निकल कर आता है। वह मुद्दा जो धर्मों के आश्रय वोटरों को बांट दे, यह तीसरे स्तर पर निकल आता है। और चौथे स्तर पर है कि जब हम चुनाव की स्थिति में आ जाएं, जीत जाएं, तो पार्टी उस ऑर्गेनाइजेशन के तहत काम करे जहां पर पार्टी फंड लगातार बढ़ते चला जाए। यानी इस देश की इकोनॉमी डामाडोल हो रही है, कोई फिक्र नहीं। सिर्फ कॉरपोरेट का नेटवर्थ बढ़ रहा है, कोई फिक्र नहीं। कॉरपोरेट के हाथ में सार्वजनिक उपक्रमों को कौड़ियों के मोल दिया जा रहा है, कोई फिक्र नहीं। और आरबीआई अपने तौर पर बैंकों को लेकर जो पॉलिसीज बना रही है, वो बैंकों को खड़ा करने की जगह सरकार द्वारा बैंकों को मिलाने यानी मर्जर, और आने वाले वक्त में निजी क्षेत्र में उन बैंकों को सौंपने की परिस्थिति के साथ जुड़ रही है। तो फिर इस राजनीतिक दायरे में कहां पर लोग आते हैं, और कहां पर नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में बैठे हुए बाबू आते हैं, और कहां पार्लियामेंट के भीतर उठते हुए सवाल आते हैं। यानी मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था एक ऐसे चक्रव्यूह की तरह चल रही है जिसमें पक्ष हो या विपक्ष, मौजूदा वक्त की मोदी सत्ता की ट्रांसपेरेंसी यही है कि उसने बतला दिया कि हम इस रूप में बैंकों का मर्जीकरण करेंगे, यानी उनको आपस में मिलाएंगे। उसने बता दिया हमारे पास रोजगार देने की स्थितियां डामाडोल है। उसने जानकारी दे दी कि निजीकरण ही एकमात्र उपाय है। उसने बता दिया डिसइन्वेस्टमेंट से ही पैसा आएगा। और उसने इस दौर में कहा सरकार के पास जो पैसा आता है वो टैक्स पेयर के पैसे से ही चीजें चलेंगी। अगर इन सारी चीजों को आप इस पार्लियामेंट में एक सवाल के तौर पर रखिए, आज ये सवाल इसलिए, क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी को अब ये एनालिसिस नहीं करना चाहिए कि 2024 में जब चुनाव होंगे और उसके बाद XYZ कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मान लीजिए सत्ता में आ जाए या बीजेपी ही कंटिन्यू कर जाए, लेकिन इस देश की इकोनॉमी जो 2014 से चली थी और 2024 तक आई, अगर वह लगातार फिसलती हुई जा रही है और उसमें लगातार नेगेटिविटी दिखाई दे रही है, और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर सिर्फ पॉजिटिव एक ही सवाल है कि भारत में अभी भी एक कंज्यूमर क्लास है जो प्रॉफिट दे सकता है, उसके प्रोडक्ट्स को खरीद सकता है। लेकिन इसके अलावे भारत के भीतर कहा जाता है आप कौड़ियों के मोल हमको इंफ्रास्ट्रक्चर दे दीजिए, लेबर दे दीजिए, जमीन दे दीजिए, हम अपनी टेक्नोलॉजी को लाएंगे, यहाँ पर चीज़ों को डेवलप करेंगे और उसी के बाद चीज़ों को हम भारत के बाजार में बेचेंगे और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचेंगे। यानी भारत में रुपए के तौर पर वेतन देते हुए डॉलर के तौर पर दुनिया में कमाने की परिस्थितियां दुनिया के तमाम कॉरपोरेट्स के सामने है। लेकिन भारत अपने तौर पर उस इकोनॉमिक एस्पेक्ट को क्यों नहीं जी पा रहा है जहां पर रुपया मजबूत हो, जहां पर एजुकेशन के लिए देश के बाहर नया वर्ग या युवा तबका ना जाए, हमारे यहाँ मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो, हमारे यहाँ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो इस देश की जरूरत है वह भी वर्ल्ड बैंक और IMF के पैसे पर टिकी हुई है। यह सवाल भी पार्लियामेंट में उठा है। संयोग देखिए, वर्ल्ड बैंक और IMF की नीतियों को लेकर भी इसी पार्लियामेंट में 6 सवाल उठे हैं और कहा गया है कि क्या आप उनकी पॉलिसीज की दिशा में ही भारत के एग्रीकल्चर को ले जाना चाहते हैं, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को ले जाना चाहते हैं। सरकार ने ना नहीं किया, उसने बताया कि दुनिया भर में वर्ल्ड बैंक और IMF की नीतियां हैं, हम उसी हिसाब से काम कर रहे हैं। सत्ता ने जवाब दिया, विपक्ष ने सुना, ब्यूरोक्रेट्स ने मोहर लगाई और उसके बाद राष्ट्रपति तक अगर बिल के तौर पर पहुंचा, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किया और वो कानून की शक्ल में इस देश में लागू हो गया। तो क्या यहां की हरी घास को देखकर हम खुश हो जाएं, या इस बात को देखकर खुश हो जाएं कि एक वक्त में लुटियंस ने इस दौर को क्रिएट किया था और बहुत शानदार इलाका था। हम इस दौर को लेकर खुश हो जाएं कि इस दौर की जो आर्थिक पॉलिसीज दुनिया के कॉरपोरेट के लिए फायदेमंद है, डॉलर के लिए फायदेमंद है, लेकिन रुपया के लिए फायदेमंद नहीं है। ये कौन सी स्थिति है? पार्लियामेंट के भीतर इस देश में असमानता से जुड़े हुए सवाल 2014 से लेकर 2020 तक जानकर हैरत कीजिएगा तकरीबन 223 बार उठे हैं। लेकिन वर्ल्ड रिपोर्ट क्या कहती है इस असमानता को लेकर? और जिस वक्त 2014-15 में भारत की असमानता को लेकर सवाल उठ रहे थे, उस समय कहा जा रहा था कि भारत में गरीबी और बढ़ रही है।
भारत में निचले तबके की स्थिति और नाजुक है। अब 2014-15 में तो सवाल था, लेकिन 2021 में जब वर्ल्ड रिपोर्ट निकल कर आती है तो देखिए उस वर्ल्ड रिपोर्ट का क्या हिस्सा कहता है। क्या इसको लेकर हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि पार्लियामेंट में सवाल उठ गया काफ़ी नहीं है, सरकार ने जवाब दे दिया काफ़ी नहीं है? क्योंकि वर्ल्ड रिपोर्ट इस बात की जानकारी देती है कि जो इस देश के 50% लोग जो हैं उनकी जो सालाना आय है इस देश के भीतर में वह तकरीबन 53,000 है, लेकिन इस देश के भीतर की असमानता में जो टॉप 10% है उसकी आय तकरीबन 11,66,000 है, और टॉप 10 जो नीचे की स्थिति में आता है वह तकरीबन 50,000 भी नहीं कमा पाता है एक साल में। असमानता की स्थितियां यह है कि जो टॉप 1% लोग हैं उनके पास इस देश की 22% संपत्ति है। अब 2014-15 के सवाल पर चले जाइए। 2014-15 में यह सवाल पूछा गया जब पार्लियामेंट में ही, उस समय जानकारी दी गई कि 1% के बाद इस देश के लगभग 17% संसाधन मौजूद है। आज की तारीख में वो बढ़कर 22% हो गए। उस समय कहा गया कि 9% जो टॉप मोस्ट है उसके अलावे उसके पास उस वक्त लगभग 28% है संसाधन। आज की तारीख में ये बढ़कर 35% हो गया। जो गरीब है, गरीबी तबका है, उस गरीब की कमाई में लगातार घाटा उसको होते चला जा रहा है, और 50% लोगों के पास इस देश में कोई संपत्ति ही नहीं है। आज जो 50% की रिपोर्ट आई कि उनके पास कोई संपत्ति नहीं है, इनकी संख्या 2014-15 में 43% थी, यानी 7% और बढ़ गए। पार्लियामेंट वही है, नॉर्थ साउथ ब्लॉक वही है, नौकरशाही वही है, सत्ताएं बदल गई हैं, लेकिन तौर तरीके नहीं बदले हैं। हम एक ऐसे साइकिल के भीतर में भारत की राजनीतिक व्यवस्था को देख रहे हैं जिस राजनीतिक व्यवस्था के दायरे में एक औपचारिकता पार्लियामेंट की हो जाती है, एक औपचारिकता मिनिस्ट्री की हो जाती है। और शायद इसीलिए जब वो आप देखिएगा इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद, यानी बीते 30 बरस में 91 के बाद से जब आप 2021 तक आइएगा तो आज की तारीख में आपके भीतर एक सवाल होगा, क्या वाकई इस देश के फाइनेंस मिनिस्टर को इस देश के कितने लोग जानते हैं? इस देश के किसी भी मिनिस्टर की क्या हैसियत है? इसी नॉर्थ और साउथ ब्लॉक के बीच से जब आगे जाते हैं तो साउथ ब्लॉक के दूसरी तरफ जो है, जो उस तरफ पड़ता है, उसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भी है। उस प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के भीतर में हर मिनिस्ट्री से जुड़े हुए ब्यूरोक्रेट की भी मौजूदगी है। उन ब्यूरोक्रेट्स के सामने जब सवाल आते हैं जो विपक्ष तैयार करता है, उन सवालों को लेकर उसके जवाब को तैयार किया जाता है, और जो मंत्री महोदय होते हैं वो इसी पार्लियामेंट में जाकर जवाब दे देते हैं। लेकिन इस पार्लियामेंट और नॉर्थ साउथ ब्लॉक से आपने क्या जाना और क्या समझा? क्या सब कुछ सिर्फ एक परंपरागत तरीके से चल रहा है? क्या सारी चीजें सिर्फ औपचारिकता वश चल रही है, या उसमें कुछ बदलाव आएगा? या फिर अचानक एक झटके में सरकार को महसूस हुआ कि पार्लियामेंट की बिल्डिंग अब पुरानी हो चली है, क्यों ना इसे बदल डाला जाए? और इसको बदलने के लिए नई पार्लियामेंट की इमारत 2023 में हमारे सामने होगी। फिर कहा गया कि इस देश में जितने पार्लियामेंट्रीज हैं उनकी तादाद में भी बढ़ोतरी होनी चाहिए, उनके नुमाइंदे ज़्यादा बढ़ जाएंगे, उनकी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, यह भी कह दिया गया। इन सारी परिस्थितियों में 3 बातें बहुत साफ है। पहली बात, भारत के भीतर का जो डेमोक्रेसी के जो पिलर्स हैं वो पिलर्स औपचारिकता निभा रहे हैं क्या? दूसरी बात, उस पिलर्स के भीतर औपचारिकता निभाने के दायरे में पहली बार इस देश की जो कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका तीनों आकर खड़े हो गए हैं क्या? और चौथी बात, जो फोर्थ स्टेट के तौर पर जो निगरानी करने की परिस्थितियां थी और सवाल उठाने की बात थी, वह भी चीज़ें इस दौर में गौण हो गई क्या? ये सारे सवाल हैं हमारे सामने, और शायद राजनीतिक सत्ता पाने के लिए इन सवालों को उठाने की किसी को जरूरत नहीं है। पार्लियामेंट के भीतर में सवाल में भी एक आप सप्लीमेंट्री सवाल पूछ सकते हैं, उसके अलावे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यानी इस देश को चलाने के लिए इधर से कोई दुरस्त अगर जाता है तो सिर्फ एक सपने दिखाकर लौट आता है। वो उन जगहों पर जाता है तो ऐलान कर देता है, आज आपके इलाके में ये प्रोजेक्ट का हमने शिलान्यास कर दिया, आज हमने आपको ये दे दिया, इस यूनिवर्सिटीज़ को दे दिया, इस IIT को दे दिया, इस एम्स को बना दिया। ये सारी बातों का जिक्र देश भर में पॉलिटिशियंस करते हैं और सत्ता बाखूबी करती है। लेकिन
इसी पार्लियामेंट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बताते हैं कि 144 प्रोजेक्ट इसी फाइनेंशियल ईयर के लेट हो गए। वही बतलाते हैं कि 10,000 से ज़्यादा सीटें हायर एजुकेशन से जुड़ी यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशन में खाली पड़ी है। वही बतलाते हैं कि डॉक्टरों की संख्या बढ़नी चाहिए थी लेकिन हम बढ़ा नहीं पाए। वही बतलाते हैं कि बैंकों का निजीकरण ही एकमात्र उपाय बचा है। वही बताते हैं कि कंगाल होती आर्थिक परिस्थिति में देश के सामने सिवाय टैक्स पेयर के पैसे के अलावे कुछ भी नहीं है। तो क्या राजनीतिक व्यवस्था को बदलने का वक्त आ गया है? क्या इस मौजूदा वक्त की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, क्या उनको नए सिरे से सोचना होगा, या फिर उनके अपने सरोकार अगर इस देश के लोगों के साथ नहीं जुड़े हैं तो फिर वह पार्लियामेंट की भाषा चाहे आए बाएं साएं कुछ भी बोलते चले जाएं, उससे जनता जब सुनती नहीं और जनता ने अनदेखा कर दिया है, लेकिन पूरा कानूनी तंत्र और ब्यूरोक्रेसी जब उसी पर चलती है तो इसका मतलब है कि यह दुनिया बिल्कुल अलग है। शायद इसीलिए आज हमको इस दुनिया को दिखाने आना पड़ा, क्योंकि बहुत मनोरम जगह है। लोग यहाँ पर फ़ोटो खींचने आते हैं, वो बड़े खुश हो जाते हैं कि हमने इसकी तस्वीर ले ली। लेकिन इन इमारतों में डेमोक्रेसी कैद है या डेमोक्रेसी को दफन कर ये इमारतें धीरे धीरे खूबसूरत नज़र आने लगी है, ये सोचना आपको है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।